रानीगंज विधानसभा केंद्र से संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के साथ पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ खास बातचीत। सीपीआईएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के सामने रखे गए कई सवाल। रानीगंज विधानसभा केंद्र की जनता के लिए क्या है मोर्चा प्रत्याशी के पास अपनी योजना, आइए देखते हैं हेमंत प्रभाकर और पब्लिक टाइम्स की विशेष पेशकश पब्लिक टाइम्स टॉक शो। रानीगंज विधानसभा सीट के 7वें चरण के तहत आगामी 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनावी मैदान सज चुका है और योद्धा भी लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं। बात अगर रानीगंज विधानसभा सीट की करे तो यहाँ योद्धा वही है, अगर बदला है तो सिर्फ लड़ाई का मैदान। दरअसल तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तापस बैनर्जी प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं और उनके सामने है सीपीएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों योद्धाओं की भिड़ंत आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। भले ही चुनावी बाजी तापस बैनर्जी जीत गए थे, लेकिन हेमंत प्रभाकर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। अब भले ही इन दोनों प्रत्याशियों की विधानसभा सीटें बदल गई हैं, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों के बीच भिड़ंत होने जा रही है। इस बार भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बिजन कुमार मुखर्जी के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बन गई है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा सीट से सीपीएम के टिकट पर रूनू दत्ता विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर डीवाईएफआई नेता और पार्टी के युवा चेहरे हेमंत प्रभाकर पर भरोसा जताया है। चुनाव प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कैसे समर्थन मिल रहा है, चुनाव से संबंधित ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर सीपीएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर ने पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ खास बातचीत की। पेश है पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, पब्लिक टाइम्स के दर्शकों को एक बार फिर पब्लिक टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बांग्ला नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारे बीच एक और कैंडिडेट आपसे रूबरू होने आए हैं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु पब्लिक टाइम्स हमेशा ही निष्पक्षता को सामने रखते आया, हर कैंडिडेट को बराबरी का दर्जा दिया है, इसलिए उनका परिचय भी देना पब्लिक टाइम्स ये ज़रूरी समझता है। आप लोगों को बता दें कि 1998 में छात्र जीवन से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और बहुत अच्छे नेता के रूप में, छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे और वहाँ से पहली बार उन्होंने 2016 के विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से चुनाव लड़ा था और उनकी पराजय हुई थी, परंतु वो सिलसिला उन्होंने वहीं पर नहीं थम कर रहा। उसके बाद भी उन्होंने राजनीति की लड़ाई लड़ती रही और पार्टी ने दोबारा उन्हें विश्वास जताया और कैंडिडेट बनाया। बढ़तर से फर्क बस इतना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी है रानीगंज विधानसभा केंद्र के संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हैं और उनके सामने जिस तरह से आसनसोल साउथ में तापस बैनर्जी प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, आज भी केवल स्थान बदले हैं, विधानसभा केंद्र का संख्या बदला है, किंतु प्रतिद्वंदी जो है इनके सामने सेम है। तो आइए आज हम उन अनकही बातों को जानना चाहेंगे संयुक्त मोर्चा के सीपीएम के प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर जी से। आइए आपसे पेश है हेमंत प्रभाकर जी। मैं पब्लिक टाइम्स के चैनल के माध्यम से आपके प्रति कृतज्ञता आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक अन्य सा लड़के को, उम्मीदवार को, संयुक्त मोर्चा का उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर को अपने चैनल में अपनी बात रखने की मुझे जगह दी। इसके लिए आभारी हूँ मैं आपका। और आपके चैनल के माध्यम से रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत तमाम आज बांग्ला नववर्ष আছে सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। रानीगंज के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, शुभेच्छा, लाल सलाम पेश करता हूँ। मैं हेमंत प्रभाकर हूँ। ऐसे भी परिचय
बड़ी बात नहीं होती है। इस चुनाव में मैं साधारण जनता के रहनुमा के रूप में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रभाकर टाइटल से बहुतों को असमंजस हो जाता है कि प्रभाकर टाइटल कैसे हो गया। मैं हेमंत प्रभाकर, मेरा शर्मा टाइटल है, लेकिन पिताजी चूँकि रवि उनका नाम था, रवि का अर्थ सूर्य होता है, पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते थे, तो प्रभाकर का अर्थ भी सूर्य होता है, इसलिए मैं हेमंत प्रभाकर शर्मा लिखता था। तो मेरे जो क्लास टीचर थे 10 में, TN झा सर, अभी वो दिवंगत हो गए, मेरे मैथ के टीचर थे, उनसे मैं पढ़ता था। तो वो बोले कि इतना 5 फुट का लड़का इतना बड़ा नाम रखेगा, इसको काट दो। तो शर्मा 10 का सर्टिफिकेट में हेमंत प्रभाकर रह गया, तभी से हेमंत प्रभाकर नाम है। छात्र राजनीति से आपने तो पहले कहा, छात्र राजनीति से मेरा जिंदगी शुरू। हेमंत प्रभाकर जी, हम लोग आपको अपनी शुभकामनाओं के साथ आपको अपने दर्शकों के समक्ष लाए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप के तो प्रतिद्वंदी तापस बनर्जी से आप दक्षिण विधानसभा सीट में डिफीट खाए हैं और पुनः पार्टी ने आप पर ही भरोसा जताया, तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था इसलिए दोबारा आपको ही उनके विरुद्ध खड़ा करा, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, आप उनको जो कसस रह गई थी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उसको पूरा करने की मंशा लेके उतरे हैं? क्या है? नहीं, हम लोग की पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है और हमारा किसी ये कोई इंसिडेंट भी आप कह सकते हैं, उनका क्षेत्र बदल जाना और उसी क्षेत्र में मेरा चुनाव लड़ना, ये तापस बनर्जी के साथ लड़ना, इस मंशा के साथ हम इस चुनाव में नहीं आए। हमारी मीनाक्षी कुल्टी की लड़की स्टेट प्रेसिडेंट और नंदीग्राम में जाकर चुनाव लड़ी है, ये हमारा पार्टी का सिद्धांत है, उसको मान्यता दी है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। 10 साल पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के नाम में जनता के साथ जो बदहाली हुई है, 7 साल इस परिवर्तन से जो उबे थे, वो सोचे थे कि केंद्र की सरकार पर भरोसा किए थे, उनको भी ठगा गया है। इस ठगी के खिलाफ और ये चोर डकैतों का जो खेला हो चल रहा है, इस खेला के खिलाफ में हम मुद्दों के साथ इस चुनाव में आए हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आप दक्षिण विधानसभा केंद्र में CPM के उम्मीदवार थे और अपने चुनाव में पराजय हो, उसके बाद वहाँ उस केंद्र में आप जिस केंद्र से प्रतिद्वंदिता किए थे उस केंद्र में तापस बनर्जी विधायक हुए। आपको क्या लगता है कि वो अपने विधानसभा केंद्र जो था उनका, वहाँ पे वो कहाँ सफल हुए, कहाँ असफल हुए? अगर सफल होते तो जीता विधायक अपना केंद्र छोड़ के रानीगंज में नहीं आता, ये तय है। और मैं चूँकि उसी क्षेत्र का लड़का हूँ, बल्लभपुर में, रानीगंज में मैं पला बड़ा हूँ, TDB कॉलेज में पढ़ा हूँ, ज्ञानभारती स्कूली शिक्षा मारवाड़ी सनातन विद्यालय का मैं छात्र रहा था, तो मैं देखा हूँ। और विधायक के तौर पर व्यक्ति तापस बनर्जी के खिलाफ हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई 10 साल के जो विधायक थे वो पूरे व्यर्थ हैं। कोरोना में वो नजर नहीं है, जो वादा जनता से किए थे पूरा नहीं किया। ADDA के चेयरमैन के रूप में व्यर्थ साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरा पंचायत चुनाव में, मैं गाँव का लड़का हूँ, पंचायत चुनाव में वो खड़ा होकर बूथ लुटवाए थे। हम ऐसे खड़ा थे बल्लभपुर में, अनूपुर गाँव में, बूथ में लूटने के बाद जब जनता प्रतिरोध कर रही है तो उनको पीटा गया, पुलिस को देके पीटा गया। एक गरीब घर के लड़का के खिलाफ में झूठा केस रचा गया। ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है वो आपके, और विकास का भी मुद्दा है। देखिए, विकास में आपको क्या लगता है पर्टिकुलर ये चीज उन्होंने किया नहीं, ये चीज आपके पास कुछ? देखिए, विकास है कि आसनसोल दक्षिण या पूरे राज्य में जो एक सरकार का, गवर्नमेंट का काम होता है, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक, स्कूल कॉलेज बनाना, शिक्षा हम जिसको बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट फेल हुई है। और अब 2 किलो चावल और ये जो मुद्दा है, ये तो शुरू से किया हुआ है, ये नहीं था। आज के समय में प्रधान काम था बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, इसमें फेल है। इसलिए विधायक के रूप में उनको भी ये समालोचना उनको जाएगा, ये बात है। आसनसोल दक्षिण के डेवलपमेंट के रूप में कुछ रास्ता और घाट हुआ जिसमें भी काटमानी लिया गया है, इसलिए नया कोई योजना आया नहीं। जो कुछ आया है उसको भी नीचे सही तरह से पहुंचाया नहीं। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दक्षिण का समस्या था बाली, पूरा दामोदर नदी का बाली उनकी पार्टी ने, तृणमूल पार्टी ने लूट किया। वो बाबुल सुप्रियो जी भी उसको देखे हैं, इसलिए पूरा नदी धंस गया है, पूरा इलाका खराब हो गया है और वो खड़ा खड़ा देखे हैं। तो विधायक के तौर में मैं उनको असफल ही मानता हूँ। तो अभी आप जिस अंचल से खड़े हुए हैं, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र, अभी वर्तमान में आपके सामने उस क्षेत्र में कौन सी बड़ी समस्या आपको लगती है जो गवर्नमेंट फेल हुई है, या यहाँ के विधायक उसको इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए हैं? आपकी नज़र में क्या समझ, आप जिस विधानसभा केंद्र से अपना प्रतिनिधित्व, अपना पार्टी का उम्मीदवार हुए हैं, आपको क्या लगता है ये
जगहों में हम लोगों की खामियां रही या सरकार की खामियां, या आज तक ही उसका पूरा नहीं हो पाया, क्या समझते हैं? रानीगंज में हमारा प्रायोरिटी, हम लोग ही वाटर प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपया खर्चा करके रानीगंज में, रानीगंज की जनता को पानी का किल्लत नहीं था। हमारा प्रायोरिटी है इस इलेक्शन में संयुक्त मोर्चा का सरकार बनेगा रानीगंज म्यूनसिपलिटी को, माने गायब जो दखल हो जाए, जनता का सेंटिमेंट संवेदनाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ जाके तृणमूल की गवर्नमेंट इन्हीं जतेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जो आज भाजपा में चले गए हैं, और म्यूनसिपलिटी को कॉर्पोरेशन से जोड़ दिए। आज रानीगंज म्यूनसिपलिटी खत्म हो गया, अननेचुरल वे में टैक्स पड़ा। हमारा प्रायोरिटी है रानीगंज म्यूनसिपलिटी को लौटा के लाना, एक। नंबर 2, ये जो होल्डिंग टैक्स या ट्रेड लाइसेंस में है पैसा वसूली हुआ, लूटा गया है रानीगंज की जनता को, रानीगंज के बिजनेसमैन को लूटा गया है, ये टैक्स हम बंद करेंगे। नंबर 3, हमारा बाईपास, ये जब आपको याद होगा कि NH60 को जब जोड़ा गया था बिना हमें बताए, NSB रोड को NH60 पर चपा दिया था। हम लोग प्रतिवाद किए थे, अरुण दत्त उसमें हमारे लीडर थे, चेयरमैन थे अनूप बाबू, हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, वंशो गोपाल चौधरी प्रोटेस्ट किए थे। अभी भी चिट्ठी हमारे पास है कि NH60 को जोड़िए नहीं, तो शर्त था कि नहीं बाईपास करेंगे तब जोड़ेंगे, लेकिन उसको एक जबरदस्ती जोड़ा भी गया और बाईपास नहीं किया गया। बाईपास का प्रोजेक्ट हम पूरा तैयार करके रखे थे कि ताकि बाईपास एकदम आपका मंगलपुर से होकर इधर होके, इधर रानीशाह इधर से होकर बाईपास जाएगा एकदम बांकुड़ा तक। लेकिन ये प्रोजेक्ट तैयार रह के उसके बाद भी तो जब विधायक बने तो विधानसभा में बाईपास का सवाल उठाया गया था। तो बाईपास हमारा प्रायोरिटी में रहेगा, ताकि ट्रैफिक जो है रानीगंज का समस्या वो समाधान हो सके। हमारा रानीगंज में जो काम अभी तक बाकी है, बहुत जगह में रास्ता का प्रॉब्लम है, ड्रेन साफ नहीं होता, म्यूनसिपलिटी फेल है, इसको हम लौटा के लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी मांग हमारा है कि जब पश्चिम बर्धमान जिला बना तो आपको याद होगा कि रानीगंज ঐতিহ্যবাহী শহর, সে শহরে একটা গুরুত্ব ছিল, শৈলজানন্দ শহর বলা হয় রানীগঞ্জকে। কৈলাখনি অঞ্চল প্রিন্স দ্বারিকানাথ ठाकुर यहाँ पे आए थे, तो रानीगंज एक आलादा मर्यादा छिलो। इस रानीगंज का गौरवशाली अतीत को सामने रखे हम मांग किए हैं, प्रशासन से मांग किए हैं कि इसको महकुमा बनाया जाए। रानीगंज जमुरिया को जोड़ के अगर महकुमा बनता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका इंपॉर्टेंस होगा वो बहुत बढ़ जाएगा और रानीगंज की जनता को इससे फायदा होगा। तो हम संयुक्त मोर्चा का सरकार बनाएंगे, हम सब डिवीजन करेंगे रानीगंज। আচ্ছা, যে অভিযোগটা বারবার আপনাদের বিধায়কের বিরুদ্ধে আনা হয় যে যদি তাদের সরকার না আসে তো সেই বিধায়ক এখানকার ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, আপনাদের রুনু দত্তর নামে অনেক ধরনের কি উনি রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেন নাই, উনি মানুষের সামনে দাঁড়ান নেই, উনি ইনঅ্যাক্টিভ বিধায়ক হিসাবে মানুষ প্রশ্ন তুলেছে। ওই ব্যাপারে আপনাদের যদি সরকার না হয় তাহলে কি মানুষ ওই ছবিটা আপনার কাছে পাবে? বয়সটা ওনার 55 বছর হওয়া সত্ত্বেও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মানুষের কোনো সমালোচনা থাকলে আমরা তাদেরকে রেকটিফাইড করব, কিন্তু বিরোধীরাও এই ক্ষেত্রে অনেক ইন্ধন জুগিয়েছে। আপনি বলুন করোনা পিরিয়ডে রুনুদত্তকে রানীগঞ্জে দেখা যায়নি, 7,500 টাকা দিতে হবে রুনুদত্ত রাস্তায়। আপনাদের তৃণমূলের কাউন্সিলররা জবরদস্তি দখল করলো, কাউন্সিলররা সই করার জন্য টাকা নিচ্ছে। একদম রোনাই থেকে শুরু করে এমন কোনো দিন রুনুদত্ত হচ্ছে যে বসে সার্টিফিকেট সই করেনি এই বয়সে করোনার পিরিয়ডে। আচ্ছা বলুন তো করোনার পিরিয়ডে বাবুল সুপ্রিয়কে এত মানুষ ভোট দিল, কবার রানীগঞ্জের মানুষ দেখতে পেয়েছে? আমি কাজ বলছি না, দেখতে পেয়েছেন আসানসোলের সাংসদকে হেয়ার কাটিং এর সেলুন বসে তিনি হেয়ার কাট কাটছেন, সেলুনে ছাড়ছেন, রাস্তায় লাশ পড়ে আছে, মাইগ্রেন লেবারদের সমস্যা। এই রুনুদত্ত একদম নিজে বাইপাসে, আমি নিজে সাক্ষী, আমি তো কোনো বিধায়ক নয়, আমি অঞ্চলে কাজ করি, রুনুদত্তকে সামনে রেখে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাঁকুড়া পাঠিয়েছিলাম, আমার তো এখন মনে খাওয়া পাঠিয়েছিলাম রুনুদত্ত রাস্তায়। এমন কোনো দিন নেই কোনো লড়াই আন্দোলন, সে কর্পোরেশন বাঁচাবার লড়াই হোক, ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ হোক, 10 বার কর্পোরেশন তিনি ঘেরাও করেছিলেন, চিঠি করেছিলেন। জলের সমস্যা উকড়াই এই অঞ্চলে রানীগঞ্জে জল সমস্যা নিয়ে তিনি সুব্রত মুখার্জি মন্ত্রী তখন চেঞ্জ হলো, মলেঘটক মন্ত্রী, তিনি চিঠি করেছেন। রাস্তায় রুনুদত্ত ছিলেন না এই বলাটা ঠিক নয়, প্রতিটা মিটিং মিছিল প্রতিবাদে ওনাকে সামনের সারিতে দেখা যায়। নম্বর যেটা বলা উচিত কি বলুন যে উল্টো আপনি कॉर्पोरेशन चेयरमैन, बोरो चेयरमैन, महारानी जी छत्ता से नीचे नहीं उठ रही थी। आज तो पूरा बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। तो हम लोग कॉर्पोरेशन का काउंसिलर को कहाँ कोरोना में देखें? আপনি কখন মূল্যায়ন করবেন? বিপদে যদি কেউ পাশে না থাকে, अगर विपद हो और घर का मुखिया भाग जाए तब आप उसका मूल्यांकन करिएगा। विपद में रूमदार रानीगंज में सब समय साथ में थे, आज भी वो 55 साल का बूढ़ा रास्ता में है। और मैं कहूँगा कि मैं अगर सरकार तो बनाऊंगा, अगर सरकार नहीं भी, अगर वो जनता का राय है, लेकिन इस क्षेत्र में मेरा लड़ाई का एक अलग इतिहास हम लोग का रहा है। ऐसा लड़ूंगा कि सिर्फ इस विधानसभा के लिए पूरे बंगाल की जनता लेके आऊंगा। आपको बिट्टू बाबू नहीं लगता है? हम इसलिए बोल रहे हैं बिट्टू बाबू की क्योंकि उनका नाम बिट्टू बाबू भी है, डाक नाम। हेमंत बाबू आप बताइए कि बाबुल सुप्रियो अपने अंचल में नजर नहीं आए कोरोना में, ये कोई মানে এটা কি অজুহাত হতে পারে যে ওরা নজর আসলো না তো আমরা নজর আসবো না?
না রুনুদা নজর আসেনি এটা কেউ বলতে পারবে না। এটা অভিযোগ তো তৃণমূল সবসময় আচ্ছা তৃণমূল তো করবে, যারা নিজেরা কাউন্সিলররা ছিল মাঠে, তার চেয়ারম্যানরা মাঠে ছিল, সঙ্গীতা সারদাকে বড় করোনা পিরিয়ডে দেখা যায়। আপনার মনে নেই, আপনি ভুলে গেছেন, রুনুদা আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্যানিটাইজ করতে বেরিয়েছিলেন, দামোদর শিশু বাগানে অঞ্চলগুলোতে স্প্রে করার জন্য বেরিয়েছিলেন। রুনুদা প্রতিদিন কোথাও না করলেন। আপনি 8:30-9টার সময় যান, রুনুদাকে আপনি কোনো না কোনো চা দোকানে পাবেন। রাত্রিবেলা তৃণমূলের কোন নেতাকে আপনি ময়দানে পান বলুন? আমি তো দেখেছি, রুনুদা তো এই এলাকার লোক, এখানে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তিনি ছিলেন। রুনুদা রাস্তায় থাকেন না বলা যায়, তাহলে 10 বছর কর্পোরেশন মানুষ এমনি তাকে নির্বাচিত। নুরুদা ভালো লোক, হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন, আপনি আবার চান কি উনি দেখুন রুনুদা হচ্ছে যে অপাত মস্তক ভদ্রলোক, সেটা নো ডাউট, উনি ভদ্রলোক আছে, সেটা রানীগঞ্জের মানুষ, বাট অভিযোগ আছে যে নাথিং ফর গুড ফর নাথিং। না না, এই অভিযোগ সঙ্গে আমি একমত নয়। আমি পার্টি করি বলে শুধু তাই নয়, আমি রুনুদাকে চেয়ারম্যান থেকে দেখেছি। ইজিলি অ্যাভেলেবেল বলে যদি কেউ থাকে আমাদের রানীগঞ্জে, সেটা রুনু দত্ত। আপনি ফোন করুন, আপনি ডাক পাঠান, রুনুদা বলতে পার্টি ওনাকে এন্টি ইনকামপেন্সির জন্য দাঁড় করাবো না এবার? না না, আমাদের পার্টি এটা পার্টির সিদ্ধান্ত, বামফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উনি তো উইনিং ক্যান্ডিডেট, তাহলে অনেকগুলো উইনিং ক্যান্ডিডেট আমাদের এখানে চেঞ্জ হয়েছে। মানস মুখার্জি দাপুটের নেতা, আমাদের কামারহাটির অনেকগুলো বয়স্ক মানুষকে চেঞ্জ হয়েছে। এবং উনি নিজে হচ্ছে যে বলেছে কিনা আমি নতুন জেনারেশনকে এগিয়ে দেবো। রুনুদাকে কেউ দাঁড় করাবেন এটা তা হয়? রুনুদা নিজে চেয়েছিলেন, পার্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পার্টির সঙ্গে তিনি একমত, এবং তিনি আমাদেরকে বলেছেন যাও बाप इतना दिन लड़ा बेटा अब लड़ो, यही सिद्धांत है। क्या आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? 7% का वोट लेके मूल्यांकन था। कुछ लोग भी बोलते कि आपका जो लोकसभा में इतना वोट कम किया, तो कहना चाहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। नवान्नों का आंदोलन, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जमायत, 21,000 रुपया मजदूरी करना पड़ेगा उस मांग पे। पूरे बंगाल में हड़ताल, रानीगंज का हड़ताल आप लोग देखे होंगे, क्या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आदमी का। ये दोनों सरकार के ठगबाज जो दोनों खड़ा है, ये असल में भाई बहन की सरकार है, रावण और शूर्पणखा की सरकार है। ये दोनों सरकार के खिलाफ आदमी में गुस्सा है। बोले ये किसान लोग का आंदोलन, किसान का हड़ताल, ये सब मिलके एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन पूरा बंगाल में तैयार हुआ है। अब जो लोग इतना दिन टीका और टोपी के नाम पे राजनीति कर रहे थे, हर टोपी पहनने वाला गद्दार नहीं होता है, और हर टीका लगाने वाला भी सांप्रदायिक नहीं होता है। आज का समाज में ये समझना पड़ेगा कि आपका नाम अगर राम है और आपका नाम रहमान है, आप अगर राम बोलते हैं और वो अगर अल्लाह बोलता है, यहाँ पे आप अलग हो, अलग अलग रास्ते जाते हो, लेकिन रानीगंज का बाजार में अगर थैला लेके सब्जी खरीदने जाइएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाहे राम हो चाहे आप रहमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप बाजार से निकाल दिए जाओगे। हम इसी राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। क्या कमी आपको लग रहा है रानीगंज में? इस बात को आप अवॉइड कर जा रहे हैं। पर्टिकुलरली बोले कि क्या आप अगर विधायक बनते हैं यहाँ पर, विधायक का चुनाव, शुभकामना हमारी आपके साथ है, क्या चैलेंजिंग है इस विधानसभा? एम्प्लॉयमेंट हमारा रानीगंज का सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग मंगलपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाए थे, तृणमूल का नेता लोग को बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं बनाया था हम लोग। उसमें लोकल लड़का लोग को नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी, एक डीबीसी लोकल लड़का हमारा विधानसभा में पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैं डीवाईएफआई का सचिव था, तो डीबीसी का आंदोलन एकदम मतलब प्राय 4 से 5 लड़का को लेकर हमने घेराव किया था। डीबीसी का आंदोलन, एम्प्लॉयमेंट पहला मुद्दा। नंबर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन, टेट का परीक्षा बंद है और राज्य में चालू होगा, हमारा सरकार आएगा तो रानीगंज का भी नौकरी मिलेगा। रानीगंज म्यूनसिपैलिटी हम लोग फिर लौटा के लेके आएंगे, जो पहले भी बोले बाईपास हम लोग तैयार करेंगे। रेशन कार्ड रानीगंज कॉर्पोरेशन में 1000 आदमी का रेशन कार्ड बर्बाद हुआ, उसको लौटा के लाना है। अननेचुरल जो टैक्स बढ़ाया गया बोझ, चाहे ट्रेड लाइसेंस के नाम पे हो चाहे होल्डिंग टैक्स के नाम पे, उसको हम लोग कम करेंगे। ये रानीगंज में प्रायोरिटी है। और नंबर 3 स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई का खर्चा, टीडीपी कॉलेज में पढ़ाई के लिए 5 रुपये खर्चा होता है एडमिशन के लिए। हमारा टाइम में 900, आप भी शायद कॉलेज में पढ़े, आप जानते होंगे, तो बहुत सारे छात्र हम लोग भी पढ़े, 900 रुपये में पढ़ते थे। और सादा कागज में एप्लीकेशन करने से स्टूडेंट्स यूनियन था वहाँ पे, हम लोग को 100 रुपये में भर्ती हुए। आज 5,000 টাকা শুধুমাত্র टीडीपी कॉलेज থেকে ভর্তি হওয়ার জন্য লাগে। ये सब को हम लोग बंद करेंगे। तो बेसिक जो आदमी का मुद्दा है, आज सिर्फ भीख देने से नहीं चलेगा। भीख भी तो आप नहीं दे रहे हो ना। कोरोना में चावल आप ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, दाल नहीं दी। हमारा मांग था कि 10 किलो करके अनाज देना पड़ेगा, चावल दाल आलू तेल 7,500 रुपये करके बैंक अकाउंट में देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में सब सरकार बोला था EMI माफ होगा, किसी का EMI माफ नहीं हुआ। लोन माफ होगा, किसी का लोन माफ हुआ। स्कूल कॉलेज का फीस, गरीब घर का आदमी अपना बेटा को पढ़ाने के लिए जो मैंने पैसा तिनका जोड़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसको सपना, उसको भी बोला गया था कि स्कूल का फीस माफ होगा, माफ नहीं हुआ। इसलिए सब चीज जो बेसिक मुद्दा है, जिससे आदमी का बेसिक समस्या समाधान हो, ताकि भीख के लिए नेता का बस हाथ नहीं पसारना पड़े, हम उसी मुद्दों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपके लिए कौन है आपका प्रतिपक्ष? अपना प्रतिपक्ष के
আমার আপনার প্রতিপক্ষ তৃণমূল না আপনার প্রতিপক্ষ বিজেপি? কার ক্যান্ডিডেটকে আপনি নিজের প্রতিপক্ষ মানছেন? अभी बीजे मूल वो तो जीजा जी आलू वाली जी संसद है, साला जीजा। देखिए कहावत है कि पूरी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो लाइन में लगे हुए हैं। और अभी तो तृणमूल वाला का जितना आदमी था सब तो कमल फूल में जा रहा है। हम लोग भोजपुरी में पुराना दिन में, मैं नवादा जिला का लड़का हूँ, नावाडी बोल के एक छोटा सा गाँव, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मेरा पिताजी का जन्म हुआ है, पुश्तैनी गाँव वहाँ पर है। तो हम लोग छोटा में गाना सुनते थे कि कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी। तो फुलौड़ी बिना चटनी भी नहीं बनता है, तो बिना तृणमूल के भाजपा भी नहीं बनता है। 10 साल पहले जिस जोड़ा फूल का जन्म हुआ था वो 10 साल के बाद बड़ा होकर कमल फूल बना है। इसलिए यहाँ आलादा पार्टी नहीं है, हमारा प्रतिपक्ष बीजे मूल पार्टी है और हम सिद्धांत पे लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अगर हम मुद्दों के साथ जिस शिद्दत के साथ जनता के बीच जा रहे, जनता हमको आशीर्वाद दे रही, मैं मानता हूँ मेरा कोई प्रतिपक्ष है। जहाँ मेरे लिए जनता खड़ी है, जरा मेरे लिए तो आप समझते हैं मेरा उतना योग्यता कितना हो तो जीतने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं, उनका पास गाड़ी है, पैसा है, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं है। लेकिन मेरे पास रानीगंज में रिक्शा चलाने वाला का टपकता पसीना है, वो हमने करीब से देखा है। अभी फुटनी करो जन पार्टी तो ऐसे नहीं, हम बरसात जब होता है तो छत से कैसे पानी टप 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 गिरता है, तो वो हमने देखा है करीब से। वो नहीं समझेंगे इसका दर्द जो आज नेता लोग हैं। हम लोग बोलते हैं का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जिगर गोड़ में ना फटे भी होके जाए ना पीप रहे। इसका पैर कभी फटा नहीं, वो पैर फटने का दर्द नहीं जानेगा। मेरे साथ तो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, वो बेकार नौजवान जिसका 10 साल 7 साल में चेहरा सूख गया है। केंद्र सरकार बोला कि कोई बहाली नहीं होगा, बंद कर दिया घोषणा करके। ये पहली सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और सर्कुलर करके बोल दी काम नहीं होगा। मेरे साथ वो बेकार नौजवान है, मेरे साथ खड़ा है, वो छात्र है जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला और पढ़ने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। ये आना चाहिए था ना, हर साल रामनवमी का रैली होना चाहिए, हर साल ताजिया निकलना चाहिए, 34 साल में होता था। लेकिन वोट चलाने के लिए हम लोग को कभी इंशाअल्लाह या जय श्री राम नहीं बोला। ये नाटकबाजी है। इसके खिलाफ में जो अमन चैन सुकून पसंद करते हैं वो मेरे साथ खड़ा है। तो इतना लोग का प्यार है तो आपको लगता है कि मेरे सामने कोई प्रतिपक्ष खड़ा है? जनता जीतेगी, हिंदुस्तान हमारा पैसा हारेगा और वहाँ पर जो काटमनी खाने वाले लोग हैं वो परास्त हो गए और रानीगंज के जनता का जज्बात जीतेगी। रानीगंज पिछले 5 सालों में जिस दौर से गुजरा है उस दौर को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। दंगा का वो दर्दनाक मंजर, आपको क्या लगता है कि उस समय सीपीएम की भूमिका रानीगंज में शांति कायम करने के लिए जो होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आप लोग विफल रहे हैं? आप लोगों के विधायक की कोई भूमिका नहीं रही, आप लोगों की पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जजमेंट की बात नहीं है, बट जनता ऐसा उनका अनुभव रहा कि विधायक हो या यहाँ के विरोधी दल के नेता खूब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे इस चीज़ को संभालने में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सबसे बड़ा प्रमाण है कि 34 साल हमने सरकार चला, कभी कोई दंगा रानीगंज में हुआ नहीं। तो जिनके कारण हुआ उनको तो ये समालोचना जाना चाहिए। हम रहते तो दंगा होता ही नहीं। दंगा होने के बाद ऐसे सिचुएशन हालात पैदा किए, रुदत्तों को ढुकने नहीं दिया गया, वो मर्डर हो जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने जो हालात रानीगंज में पैदा किए थे, सांसद को भी आना चाहिए था ना, नहीं आना, नहीं घुसने दिया जा रहा था, विरोधियों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग पार्टी बस में बैठ के थे, बार बार कोशिश कर रहे थे हम जाएंगे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन ऐसा हालत पैदा हुआ कि माइनस कर दो इसको। तो हम लोग तो कहते कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना चाहिए था। 34 साल हमने कभी दंगा होने नहीं दिया। दंगा होगा ही क्यों? हम तो अभी भी चैलेंज करते हैं कि बायमा हस्त का सरकार होगा तो रानीगंज में किसी की मजाल नहीं है कि टोपी और टीका के नाम पे यहाँ पे दंगा कर दे। ये हालात ही पैदा नहीं होती। हाँ, दुखजनक घटना घटी, हम लोग तो आँख का सामने देखे थे। हम तो वहीं पर बगल में दूर में खड़ा थे, बम का धमाका के बाद पुलिस का हाथ उड़ जाना। हम तो देखे कि जो लोग दंगा किया और दुकान हिंदू का भी लूटा गया, मुसलमान का भी लूटा गया। लूटने वाले लोग वही थे जो सुबह में गमछा ओढ़ के पार्टी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, वही दुकान लूट रहे थे, दुकान का पैसा जूता चुरा के जा रहे थे। ये दर्द हमने झेला है। मैं कहूँगा कि ये गंदा राजनीति बंद हो। आज भी वो रोना चीखना हमें याद है। आसनसोल रानीगंज का जो चीख था वो चीख यहाँ पे टीस लगता है। हमारा काउंसिलर अनिश दा था, उपस्थित था। ये नहीं था, ऐसा बात नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिर खबर लिया, बस्ती में फिर उन्होंने गए थे, ऐसा बात नहीं। कोशिश हम लोग किए थे, लेकिन उस समय का हालात ऐसा पैदा हुआ था जो देखिए हम लोग इस चीज को फेस नहीं कर पाए, गलत है। आपको याद होगा कि गुंडाबाजी बमबाजी जब कॉर्पोरेशन चुनाव में हो रहा था तो भाजपा होने के बाद भी सांसद थे बहुल सुप्रियो, वो चुनाव में उसका आदमी का लोग एक दूसरे का छोड़ के कहीं फेस नहीं कर पाया। पंचायत चुनाव में वो लोग खड़ा नहीं हो पाया रानीगंज में, कहीं बल्लभपुर में। लेकिन हम लोग उस दौर में भी शिद्दत के साथ तृणमूल के खिलाफ लड़े और 5 कॉर्पोरेशन हम लोग यहाँ पे वार्ड हम लोग जीते थे। तो हम लोग लड़ाई से आखिरी प्रश्न है हेमंत प्रभाकर जी कि
विरोधी दल बीजेपी हो या फिर सत्ता दल तृणमूल कांग्रेस, आप लोगों के विरोध में हमेशा यही बातें सुनने को मिलती कि जी 34 सालों में आप लोगों ने अपने शासनकाल में কিছুই করতে পারেননি। যেভাবে এইখানকার রাজ্যে বিকাশ হওয়া দরকার ছিল, যেভাবে এমপ্লয়মেন্ট হওয়া দরকার ছিল, যেভাবে এখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা দরকার ছিল, নানা ধরনের সেটা কোনোটাই হয়নি। এইটা ফ্রম সিএম টু লোকাল নেতা যারা আছেন শাসক দলে, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা এনে থাকেন। 34 বছর তারা ভুলতে পারছে না, এর সম্বন্ধে আপনার কি বলবেন? 34 বছর পশ্চিমবাংলার যদি বেসিক ডেভেলপমেন্ট যা আমরা করেছি, এটা আমরাই করেছি। হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টের কোনো ফুল স্টপ হয় না, হয়তো আরও হতে পারতো, কিন্তু আপনাকে একদিক করে বেরাবো। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যা আমরা করেছি, বিজেপি বা তৃণমূল বা বিজেপি যেখানে সরকার চালায় করতে পারেনি, সেটা ল্যান্ড রিফর্ম পলিসি। আমরা প্রথম গভর্নমেন্ট যারা চাষিরা যারা কাজ করতে, যারা ভাবতে পারতো না, তাদের হাতে জমি তুলে দিলাম। এক, এগ্রিকালচারে যে ডেভেলপমেন্ট আমরা করেছিলাম, দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্ম বোঝে না। আর যদি তৃণমূল না আসতো তাহলে বুঝতে পারতেন না কি বামফ্রন্টের কি গুরুত্ব আছে। আজকে দাঙ্গার কথা বলছিলেন, আজকে কিচ্ছু যত সমালোচনা করুন, এইটা কিন্তু এই অশান্তিটা বামফ্রন্টের সময় ছিল না। 2 নম্বর 3, আমরা কৃষিতে যে বাজার তৈরি করেছিলাম তাকে ভিত্তি করে শিল্প, আপনাদের মনে আছে শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনা হয়, তো আমাদের রাজ্যের বাইরেও বহু শিল্প বন্ধ হয়েছে। মহারাষ্ট্র সব থেকে বেশি শিল্প বন্ধ হয়েছে, আমরা তো ওখানে গভর্নমেন্ট চালাইনি। গুজরাটেও শিল্প বন্ধ হচ্ছে, আমরা তো ওখানে গভর্নমেন্ট চালাইনি। 1991 সাল পর্যন্ত শিল্প করার জন্য লাইসেন্স প্রথা ছিল, পারমিশন নিতে হতো, আমাদের সুযোগ দেওয়া তখন হতো না। তা সত্ত্বেও আমরা বক্রেশ্বর করেছিলাম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, আমরা হলদিয়া করেছিলাম পেট্রোকেমিক্যাল, এবং ছোট মাঝারি আজকে আমাদের এই কৃষি সাফল্যকে ভিত্তি করে আমরা বলেছিলাম কৃষি আমাদের সাফল্য, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা আপনি এই কতদূর কেন আছেন, পানাগড়, রাতপিয়া, আমাদের মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, জামুরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, রানীগঞ্জের বড় মিল বন্ধ ছিল আমাদের সময়, আবার পেপার মিল আমরা তৈরি করলাম। সিঙ্গুরে টাটা মোটর গাড়ি কারখানা করতে গেছি, যদি ওটা হতো আজকে গোটা পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি পাল্টে যেত। এবং চাকরির ক্ষেত্রে 10 বছরে আমরা প্রায় 20,000 লোককে চাকরি দিয়েছিলাম। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এসএসসি, টেট, শিক্ষক নিয়োগ, এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট সাফল্য। আজ কেন হচ্ছে না? আজ বন্ধু, আজ কেন শিল্প হচ্ছে না? একটা কারখানা হচ্ছে, ইট পাততে পারেনি মমতা সরকার। মোদী গভর্নমেন্ট 100% এফডিআই করেছেন, তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। আজকে কোথাও একটা কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর হচ্ছে না। ফলে আমরা এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট, আমরা রাস্তা কে করেছিল 34 বছর আগে, যেন কী ছিল পশ্চিমবঙ্গের, বিদ্যুৎ ছিল, ইলেকট্রিফিকেশন। আমরা আজকে তো একটা লাইট লাগাতে হচ্ছে তৃণমূল গভর্নমেন্টকে, আমরা ইলেকট্রিফিকেশন করেছিলাম। 5 কিলোমিটার ভিতর যান, এমন কোনো গ্রাম পাবেন না যেখানে আমরা প্রাইমারি স্কুল করিনি, স্কুল ছিল। আজকে আমাদের রানীগঞ্জে 14টা স্কুল, আমরা তো দাবি করেছি তৃণমূলের কাছে হিন্দি স্কুলের জন্য, ওই বালিকা বিদ্যালয়ে আমরা জমি ঠিক করে দিলাম, ওই জমি তুলে দিলে আজ পর্যন্ত হলো না। আমাদের সময় 14টা স্কুল, রানীগঞ্জে হাই স্কুল উর্দু মুসলিমদের জন্য, অঞ্জুমান, মাননীয় সনাতন বিদ্যালয় রেকমেন্ডেশন, আমাদের বাসন্তী দেবী গোয়েঙ্কা রেকমেন্ডেশন। আপনি ভাবতে পারেন একটা, তখন তো রানীগঞ্জ এটা এই গোটা তো না, সেটা তো তৃণমূল গভর্নমেন্টও বলছে আমরা যেখানে এখানে যারা প্রাইমারি স্কুল ছিল তাকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কোনটা নাম একটা বলতে পারবেন? আমরা করে দিয়েছি, সেটা আপনাদের। আমি বলছি আপনার চ্যানেল থেকে তৃণমূল নেতাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম কি রানীগঞ্জে কোনো একটা প্রাইমারি স্কুলকে হাই স্কুল করেছে, নাম বলুন। 1, আবার রঘুনাথ চক হিন্দি স্কুল আমাদের করা। নম্বর 2, কেনিউ করেছে, দেখেছেন কেনুর অবস্থাটা? এতগুলো স্কুল কলেজ আমরা চাই, কেনুর ছেলেদের জীবনটা ভবিষ্যৎ ক্যারেসিন করে দিল মমতা সরকার। ওই হাট বসিয়েছেন উনি। আজকের মানে 3 বছর আগে যে ছেলেটা পরীক্ষা দিয়ে একদম রেজাল্ট পাইনি, তো কি করেছেন তো ছেলের সাথে? আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন, যেটা আমার প্রশ্ন, লাস্ট প্রশ্ন ছিল ওর উপর ভিত্তি করে, যে ঠিক আছে সিঙ্গুরটা একটা সমস্যার ব্যাপার ছিল, সিঙ্গুরটা একটা অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার আছে কি হয়েছে, কিন্তু এইখানকার যে শিল্প হয়েছে আমার মনে হয় না রোজগার চেয়ে বেশি মানুষকে পলিউশন দিয়েছে এইখানকার মানুষদের। হ্যাঁ, বক্তানগরকে বিরোধীরা কালীনগর বলতো, তো আমরা বলেছিলাম ঠিক আছে আমরা যে শিল্পগুলো করেছি কালি খাওয়াচ্ছি, কিন্তু আজকে বুঝতে পারছেন তো কি হচ্ছে। আজ মোগলপুরে আজকে নোটিশ হচ্ছে লোকাল ছেলেদের কাজ নেবো না, তৃণমূল দাঁড়িয়ে দেখছে তো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে। আজকে দেখেন শ্রমিকদের কোনো এগ্রিমেন্ট আছে, আমি যে পেপার মিলে কাজ করি তখন খুব এরা সমালোচনা করতো, অমুক করবো তমুক করবো, আজকে কত বেতন। আজকে পেপার মিলে 23 মাস এগ্রিমেন্ট হয়নি, আমি পেপার মিলে ব্যাপারটা ঠিক। এবং কালি বলছেন তো আমি পলিউশন যেটা মানুষ যে মানুষটাকে রাজনীতির দিকে কোনো লেনা দেনা নেই, সে তো এই পলিউশনটা খাচ্ছে না। পলিউশন কন্ট্রোলের জন্য তখন হচ্ছে যে নিয়মিত ব্যবস্থাও নেওয়া হতো।
হ্যাঁ পলিউশন ছিল, আমরা কোনোদিন অস্বীকার করেছি? মিথ্যা কথা বলার কি দরকার আছে? কিন্তু রোজগার তো চলতো। আর আপনার যদি আমরা তো হেরে গেলাম, আমি ধরে নিলাম কি পলিউশনের জন্য আমরা হেরে গেলাম, তাহলে আপনি পলিউশন বিন কারখানা কেন করে দিলেন না? আপনি এখানে पेपर मिले আমার মনে আছে तृणमूल द्वारा बोला कोई कारखाना है ये दियासलाई का खोल है, तो दियासलाई का खोल का माचिस से तुम्हारा घर का चूल्हा जल रहा है तृणमूल का, तुम वहाँ पर टाटा को लेके चले आओ, আমার আপত্তি নেই। আজকে বাবুল সুপ্রিয় সাংসদ হিন্দুস্তান কেবল বললেন খুলে গেল, একটা শিল্পের ছুঁচের কারখানা করতে পারেনি তারা। बोला खूब सहज। हम लोग जब टीवी में सचिन को बैट करते देखते थे ना, है ये शॉट को मिस कर गया, हम जाएंगे तो बहुत अच्छा खेलेंगे। माठे नामुन आज के तो 10 বছর আপনিও মাঠে নামলেন, খেলছেন, আর মোদিজিও খেলছেন। গোটা ভারতবর্ষে কোথাও ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে না, নিয়োগ হচ্ছে না। সেই জায়গাতে বুঝছেন তাহলে কোন ক্রাইসিস জায়গা থেকে শিল্পগুলো আমাদেরকে বাধ্য করতে হয়েছিল, যাতে আমরা কিছুটা খেয়ে বাঁচাতে পারি। না খেয়ে লোক মরে যাবে, কালিতে পরে মরবেন আপনি। যাই হোক, ইনি ছিলেন আমাদের রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হেমন্ত প্রভাকরজি, বিট্টু শর্মা। রাজনীতিতে তো অভিযোগ প্রতিপক্ষ থাকবেই, সেটা ছিল, আজকেও থাকবে, চিরকালই থাকবে। কিন্তু আমাদের যেটা দায়িত্ব হলো আমাদের পাবলিক টাইমসের ভিউয়ারদের কাছে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর কি চিন্তা ভাবনা আছে, কি অভিযোগ আছে, সেটা তুলে ধরা। কিছুটা পেয়েছি, কিছুটা আনেওয়ালা দিনতে আমরা তুলে ধরব। লাস্ট আমরা সবার মতই সবাইকে আমরা শুভেচ্ছা দিয়েছি, হেমন্ত প্রভাকরজিকেও শুভেচ্ছা দিচ্ছি, তিনি জয়ী হয়ে আসুন। 34 साल में हम लोग सरकार चलाए, खामियां नहीं थी ये नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा तो झूठ बोलना होगा, लेकिन गलती से सीखना ये इंसान की फितरत में होना चाहिए। एकमात्र हमारी पार्टी, हमने जहाँ गलती की है हम आपके दरबार में गए, हम आपके साथ मिल बांट के उस गलती को सुधार के रास्ता चल रहे हैं। हम सत्ता के भूख से दल बदलने वाले लोग नहीं हैं, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम आदमियों के लिए काम करना चाहते हैं। आपके घर का बेटा खड़ा हुआ है, मेरी योग्यता की बात अगर मैं कहूँगा तो ये अपने मुंह में मिट्टू बनना होगा। मैं चाहूँगा कि लाल झंडा शक्तिशाली किला रहा है वामपंथियों का, रोबिन सेन, हरदन राय, विकास चौधरी, वंशगोपाल चौधरी, रुणदत्तो ऐसे नेता यहाँ पे होंगे। हम चाहेंगे कि रानीगंज का जो समस्या है उसको अंतर दिल के साथ 10 साल परिवर्तन के समय में जिस दर्दनाक मंजर से रानीगंज को गुजरना पड़ा है वो हमने देखा है। हम उन समस्याओं को समाधान करेंगे। आपके घर का बेटा आपका आशीर्वाद चाहता है, प्यार चाहता है, आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। और दुष्यंत के मैं बहुत फैन रहा हूँ। दुष्यंत जी का एक लाइन था कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछाला हो। आपके आशीर्वाद से उसी पत्थर को मैंने आसमान में उछाला है। मुझे यकीन है कि यहाँ बंगाल की जनता जीतेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि फूल बदल नয়, দিন বদল চাই, হাল ফেরাতে লাল ফেরাও। লাল পার্টি নেতৃত্বে, সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বে আপনারা আমাকে আশীর্বাদ দেবেন এই বলে সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রণাম জানিয়ে আমার এইটুকু আপিল ছিল আমি শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। আর আপনাদেরও চ্যানেলকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার মতন ক্ষুদ্র লোককে আপনারা এইরকম একটা জায়গায় বসিয়ে, এতদিন তো আমি রঞ্জি খেলেছি, আপনারা আমাকে সিডনিতে নিয়ে এলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।